नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं जाने माने होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर AK द्विवेदी जी, जिन्होंने कई सारे जागरूकता को लेकर कार्य किए हेल्थ में, स्वास्थ्य में, खास तौर से कैंसर में। दिसंबर के मन की बात में मोदी ने, पीएम मोदी जी ने ये कहा था कि कैंसर को लेकर जो है जागरूकता बढ़ानी चाहिए। लेकिन यदि मैं डॉक्टर द्विवेदी जी की बात करूं तो डॉक्टर द्विवेदी जी कई समय से, लगभग 5-6 सालों से भी पहले से कैंसर को लेकर लगातार लोगों में जागरूकता बनाते आ रहे हैं। हालांकि जो डॉक्टर साहब हैं ये होम्योपैथी के प्रमुख डॉक्टर हैं और काफी चर्चित चिकित्सक इंदौर में माने जाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजीव टाइम्स में। होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट है, लोग बहुत इसको मानते हैं, लेकिन आज भी इन मीठी गोलियों में जो स्वाद है, बस इन दवाइयों में कड़वापन नहीं है। लेकिन ये मीठी गोलियों को लोग अभी भी हंसी मजाक में क्यों ले जाते हैं, जबकि इनकी शक्ति से तो मैं और आप सभी वाकिफ हैं। धन्यवाद रितु जी। पहले तो आपने हमको यहाँ बुलाया और बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। आपका प्रश्न बहुत ही वाजिब है कि मीठी गोलियों पे लोग भरोसा क्यों नहीं करते हैं। एक्चुअली मैं बात करूं होम्योपैथी ट्रीटमेंट की, तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा ग्लैमर नहीं है। आप अगर होम्योपैथी क्लिनिक्स देखेंगी तो आज भी वो छोटी छोटी दवाखाने होते हैं, जबकि अगर दूसरे अस्पताल देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, कई फ्लोर की बिल्डिंग होती है। और जब वहाँ मरीज जाता है तो वो हमारे पास जब लौट करके आता है तो हमको भी यही बोलता है कि मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया। तो मैं कई मरीजों से ये पूछा कि बड़ा डॉक्टर कौन, जो बड़ी बिल्डिंग में बैठता है या जो बीमारी ठीक करता है? तब उनको एहसास होता है कि नहीं, बड़ा डॉक्टर वो है जो बीमारी ठीक करता है। तो होम्योपैथी चिकित्सक बीमारी ठीक करता है। जैसे अभी आप कैंसर पे बात कर रही थी, कैंसर के जो मरीज हमारे पास आते हैं, जब वो ऑपरेशन करा लेते हैं, कीमोथेरेपी करा लेते हैं, रेडियोथेरेपी करा लेते हैं, उसके बाद उनको वापस परेशानी हो जाती है, या फिर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के शरीर पर दुष्परिणाम देखने को मिलने लगते हैं, जैसे कि उनकी खून कमी हो जाती है, या उनका बोन मैरो सप्रेस हो जाता है, या उनको अप्लास्टिक एनीमिया हो जाती है, या पैनसाइटोपेनिया हो जाती है। तब वो लोग हमारे पास आते हैं और हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट देते हैं। तो लोगों का विश्वास भी अब जमने लगा है और लोग मीठी गोलियों को पसंद भी करने लगे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मीठी गोलियों को और अधिक कब से पसंद किया जाने लगा। अभी आप देखेंगे तो दुनिया दो तरीके से देखी जाएगी, एक कोविड के पहले की दुनिया और कोविड के बाद की दुनिया। मैं बात करता हूं कोविड के दौरान की। जब 2020 में कोविड आया तो उस समय लोगों के हाथ में आर्सेनिक एल्बम नामक होम्योपैथिक दवाई एक ऐसी दवाई थी जो उनकी जीवनी शक्ति थी, मतलब आप बोले तो संजीवनी थी। उस समय कुछ भी नहीं था, न वैक्सीन थी, न कोई काढ़ा था, न कोई ऐसी श्योर दवाई थी जिससे व्यक्ति बच सकता था, लेकिन उनके हाथ में होम्योपैथिक दवाइयाँ थी। चाहे डॉक्टर्स की बात करें, चाहे नर्सेस की बात करें, चाहे हॉस्पिटल स्टाफ की बात करें, या ISPCS की बात करें। मैं कई बार मीटिंग में जाता था और वहाँ देखता था कि सब लोग होम्योपैथी के आर्सेनिक एल्बम खा रहे हैं। तो भरोसा भी अब बढ़ा है। भरोसा नहीं बढ़ने के पीछे भी मीडिया ही था। मीडिया से होम्योपैथिक डॉक्टर बचते रहते थे, वो अपनी बात केवल एक बंद कमरे में करते थे। आज मीडिया का दौर है, मीडिया को जो समझेगा, आप लोग अगर होम्योपैथी की बात इस तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है कि इसकी बात और आगे बढ़ेगी और लोगों में भरोसा भी बढ़ेगा और मीठी गोलियां प्रचलित भी होंगी। मैं मानती हूँ कि मीठी गोलियां जो है, मैंने भी बहुत खाई हैं। कई बार कुछ चीज होती तो मैं बहुत मानती भी हूँ, और मुझे लगता है वाकई में होम्योपैथी पे भरोसा हम सबको करना चाहिए। कोरोना में एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, मुझे लगता है सभी चला है ना, कोई ऐसी दवा नहीं रही। और मुझे लगता है माँ के टोटके भी खूब चले घर में, प्रधानमंत्री के टोटके भी खूब चले, पूरे देश में चले। लेकिन फिर भी उस समय भी, उस दौर में भी सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पे किया गया तो वो एलोपैथी पे किया गया। दोनों दवाइयां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो होम्योपैथी है वो बीमारी को जड़ से मिटाती है, लेकिन समय लगाती है, ऐसा मेरा मानना है। जानकारी पूरी आप देंगे। मानना बिल्कुल सही है रितु जी। जब लोग 15 दिन 20 दिन अस्पताल में एडमिट रहे और वहाँ डॉक्टर ने उनको मना कर दिया कि अब आप ठीक नहीं हो सकेंगे, उसके बाद लोग हमारे पास दवाखाने में आए। उस समय दवाखाने बंद थे तो लोगों ने फोन पर बात करके, मैं
सेकंड अगर फेज की बात करूं, जो सेकंड कोविड का आया था 2021 में, उस समय दवाखाने चालू हो गए थे और तब लोगों ने होम्योपैथिक दवाई आईसीयू में भी दिया, वेंटिलेटर पे भी दिया, और उसके बाद जब अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए और उनकी जो ड्राई कफ थी, सूखी खांसी जो ठीक नहीं हो रही थी, और उनके सीटी स्कैन में जो चेंजेस आ चुके थे वो ठीक नहीं हो रहे थे, तब उन्होंने होम्योपैथी दवाई लिया और पूरी तरह से वो ठीक हुए। और आज कई लोग ऐसे जिंदा हैं जिन्हें डॉक्टर ने बोला था कि आप जिंदा नहीं बचेंगे। तो होम्योपैथी ऐसी चिकित्सा प्रणाली है, जब सब मना कर देते हैं, जब सब उनके लिए द्वार बंद कर देते हैं कि अब आपका कोई इलाज नहीं है, आप भगवान का स्मरण करें, तब लोग होम्योपैथी डॉक्टर का स्मरण करते हैं और होम्योपैथिक दवाई लेते हैं और ऊपर वाले की मर्जी होती है, वो आज भी जिंदा रहते हैं। सर, जब होम्योपैथी पर इतना भरोसा किया जाता है, इतना फायदा है, तो जब हम बच्चे जो भी पढ़ते हैं उसके बाद जब उनके रिजल्ट आते हैं, जब उनको मेडिकल फील्ड में जाना होता है, तो हायर परसेंटेज जो होते हैं वो एलोपैथी के लिए मान्य होते हैं, लेकिन जिनके कम परसेंट होते हैं तो उनको बीएचएमएस लेना पड़ता है। मैंने कई बच्चों से ऐसे सुना है कि मजबूरी थी, नंबर कम थे तो हमको बीएचएमएस लेना पड़ा। तो ऐसा क्यों? उनको मार्क्स, मतलब उसके मार्क्स कम कैटेगरी में क्यों किए गए? ऐसा भी किया जा सकता था ना कि जिनको बीएचएमएस में आना है उनके इतने परसेंट हैं, उतने ही परसेंटेज एलोपैथी के लिए भी लगाए जा सकते थे, लेकिन बीएचएमएस में परसेंटेज कम किए गए ताकि वो बच्चे के पास ऑप्शन ना रहे, वो बीएचएमएस ही ले, और फिर कुछ नहीं बचता तो डेंटल जिंदाबाद है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है रितु जी, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि सोसाइटी में जिंदा रहने के लिए केवल डॉक्टर इंजीनियर ही जरूरी नहीं है, या पैसा कमाने के लिए डॉक्टर इंजीनियर ही जरूरी नहीं। आज आप देखिए कोटा की रोज खबरें आती है कि बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है और बच्चे सुसाइड कर लेते हैं कि वो बच्चे ये नहीं कर पाएंगे। तो सोसाइटी का मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्टर ही बने या इंजीनियर ही बने। आज हमारे मोदी जी को देखिए, उन्होंने स्टार्टअप ले आया, आप छोटे छोटे काम करिए, स्टार्टअप डालिए और पैसे कमाइए। तो एक जो दायरा बना हुआ था कि एक डॉक्टर जो है वही पैसे कमाएगा या एक इंजीनियर है वही पैसे कमाएगा, उस होड़ में एक एमबीए मैनेजर अच्छा पैसा कमाएगा। तो ये सोसाइटी का जो एक दायरा था कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वही अच्छा अपना जीवन यापन करेगा, इसलिए ज्यादा परसेंटेज वाले होम्योपैथी में नहीं आते थे। पर अब ये समय के साथ काफी चेंज हो चुका है। आज देखिए नीट से बीएचएमएस के एडमिशन होते हैं और कई सारे हायर परसेंटेज वाले भी बीएचएमएस में एडमिशन लेने लगे हैं। कई लोग ये हमको आकर के बोलते हैं, वो डॉक्टर्स के बच्चे हैं, इंजीनियर के बच्चे हैं, आर्किटेक्ट के बच्चे हैं, वो बोलते हैं कि हमने बचपन से होम्योपैथिक दवाई खाया है और मैंने हायर परसेंटेज के बाद भी होम्योपैथी को चुना क्योंकि मुझे होम्योपैथी डॉक्टर बनना है। तो ऐसा नहीं है कि सबको वही डॉक्टरी पढ़ना है। अब लोगों का माइंड सेटअप चेंज हुआ है। माइंड सेटअप आज जो चेंज होता है उसका जो परिणाम है वो देखने में 10 साल 20 साल बाद आता है। मैं जो रिसेंट की बात कर रहा हूं, वो रिसेंट की जो बातें हैं वो आपको देखने में हो सकता है 10 साल 20 साल बाद मिले। जैसे आपने मेरे बारे में बोला कि मैं एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हूं और बहुत फेमस हूं, तो मुझे फेमस होने में पिछला 25 साल लगा है। वो 25 साल पहले जब मैं शुरुआत किया था तब नहीं फेमस था। जब 25 साल मैंने कंटिन्यू काम किया है तब आज फेमस हुआ हूं। जब मैंने लोगों का बीमारियां ठीक किया, लोगों का विश्वास जीता, विश्वास हासिल किया, तब आज प्रतिष्ठित हुआ हूं। तो आज जो बदलाव आ रहा है, मेडिकल साइंस में जो बदलाव आ रहा है या भारत सरकार जो चिकित्सा पद्धतियों में बदलाव ला रही है, उसका परिणाम हमको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन सर, इस बात में कितनी सच्चाई होगी कि होम्योपैथी और एलोपैथी में ग्लैमर जो है वो एलोपैथी में? वो तो बिल्कुल सही है ना, ग्लैमर उनके पास है, उनके पास इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स है, उनके पास इन्वेस्टिगेशन के तरीके हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शोध ज्यादा होम्योपैथी के पास है। नहीं, शोध है हमारे पास, लेकिन वो प्रकाशित नहीं है। केवल प्रकाशित शोधों को ही वैल्यू है ना, मान्यता जो दी जाएगी। जब तो कहाँ कमी आ रही है सर, क्यों मान्यता नहीं कमी मिलेगी? ये थी कि जो पहले आज से 20 साल पहले 25 साल पहले हमारे पास मेडिकल कॉलेजेज इतने अच्छे नहीं थे, होम्योपैथी के अस्पताल अच्छे नहीं थे। अब धीरे धीरे सरकार उसको ध्यान दे रही। सरकार ने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2014 में आयुष मंत्रालय बनाया। आयुष मंत्रालय के गठन के बाद
आज बहुत सारा बदलाव हुआ है। मैं केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद में साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूँ। मैं हर समय वहाँ मीटिंग में जाता रहता हूँ। पूरे देश में जो रिसर्च होता है होम्योपैथी में, उसमें काफी सारा मेरा भी योगदान रहता है। जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें मेरा योगदान रहता है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि चीजें काफी बेहतर हो रही हैं। उसमें सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और मोदी जी ने होम्योपैथी को होलिस्टिक ट्रीटमेंट बोला कि जब किसी भी चिकित्सा पद्धति से लोग ठीक नहीं होते हैं तब होलिस्टिक ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथी अपनाते हैं। तो उनका ध्यान है होम्योपैथी के ऊपर और मुझे लगता है कि आगे आने वाले भविष्य में इसके बहुत बेहतर परिणाम सोसाइटी में लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। सर, आप एक मल्टी टास्किंग व्यक्ति भी हैं, आप एक शिक्षक हैं, आप एक दवाखाना चला रहे हैं, साथ ही आप स्वास्थ्य विभाग में एक सदस्य भी हैं। जो भी आप अनुसंधान करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनको बहुत महत्व दिया जाता है। 2023 में हमारे इंदौर में जो है पीवीडी प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, उसमें आप राष्ट्रपति और वित्त मंत्री जी से भी मिले थे, जिनसे आपने स्वास्थ्य के अमाउंट को लेकर कुछ बात कही थी। उस पर क्या कुछ बदलाव आया है? ऋतु जी, उस पर बहुत ही सकारात्मक बदलाव रहा। हमारी देश की माननीय राष्ट्रपति जी ने मुझे बुलाया था 10 जनवरी 2023 को और अपनी बात रखने का मौका दिया था। आपने पूछा था कि सिकल सेल एनीमिया में होम्योपैथी कैसे लोगों को परिणाम दे सकती है। तो मैंने माननीय राष्ट्रपति जी को अवगत कराया था कि होम्योपैथी से या किसी अन्य पैथी से सिकल सेल एनीमिया की बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती, लेकिन उनके मरीजों को जो परेशानी होती है, दुख दर्द है या उनको पेट में दर्द होता है या हड्डियों में एवियन हो जाता है या बार बार बीमार हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी लो रहती है, उनको बार बार खून चढ़ाना पड़ता है, इन सारी परेशानियों में होम्योपैथी काफ़ी सहायक है। और काफ़ी सारे मरीज मेरे पास आते हैं, मैं उनको समझाता हूं कि अगली पीढ़ी में ये न जाए, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपकी जो होने वाली बीबी होगी या आपका जो होने वाला पति होगा, उसका पहले सिकल सेल का जांच हो। सिकल सेल जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है। नहीं भड़केंगे नहीं, अगर आप लोग इस तरीके से मीडिया से उनको अच्छी बातें समझाने का प्रयास करेंगे तो वो भड़केंगे नहीं। ये बहुत गंभीर समस्या है। भारत सरकार ने मेरी बात को बहुत ही गंभीरता से लिया। माननीय सीतारमण जी को मैंने बोला कि बजट में जब तक प्राविधान नहीं होगा तब तक हम कॉमन मैन को इसमें हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो आपको विश्वास होना चाहिए कि 2023 का जो बजट था उसमें सिकल सेल एनीमिया पर निर्मला सीतारमण जी ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया और एक लक्ष्य रखा कि 2047 तक हमको सिकल सेल एनीमिया का एक भी मरीज पैदा नहीं होने देना है भारत में। तो उसके लिए मीडिया की बहुत अहम भूमिका रहेगी। अगर आप लोगों को समझाएंगे कि यदि सिकल सेल एनीमिया आपके गांव में, परिवार में, रिश्तेदारी में किसी को भी है तो शादी होने के पहले सिकल सेल एनीमिया की जांच होना ज़रूरी है। एक छोटी सी जांच होती है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिससे पता चल जाता है। अगर दोनों पार्टनर को, होने वाले पति पत्नी को सिकल सेल की बीमारी है तो उनकी आपस में शादी नहीं होनी चाहिए। तब हम आगे जाने वाली पीढ़ी में इस बीमारी को रोक सकेंगे। उसमें मीडिया का रोल बहुत अहम है। सर, लेकिन हमारे दर्शक ये जानना जरूर चाहेंगे कि क्या है सिकल एनीमिया, क्या है, क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा नया है। दर्शक भी जानना चाहेंगे, आप उस बारे में बताएंगे तो लोगों को बहुत मदद होगी। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हमारे हीमोग्लोबिन में चेंजेस आ जाते हैं। जो हीमोग्लोबिन है वो कॉमनली 3 प्रकार का प्रचलन में है। एक तो एडल्ट हीमोग्लोबिन, जिसको हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन मानते हैं, जो HB से डिनोट किया जाता है। दूसरा है सिकल सेल हीमोग्लोबिन, जिसको HBS से डिनोट करते हैं, ये पैथोलॉजिकल के लिए होता है। और तीसरा जो बहुत कॉमन है दैट इज थैलासीमिया, HBF। तो हमारा जो सर्कुलेशन में ब्लड है, अगर उसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन सर्कुलेट हो रहा है तो उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर पैदा होने के बाद उसको सिकल सेल HBS सर्कुलेट हो रहा है तो उसको ब्लड की कमी रहेगी, ऑक्सीजन की कमी रहेगी, बच्चा कमजोर रहेगा, उसका जो हीमोग्लोबिन है वो सिकल शेप का हो जाता है, हंसिया। सिकल मतलब हंसिया या हाफ मून, उसके कारण उसको परेशानी होने लगती है। ऐसे ही थैलासीमिया है, उसमें जो है एक अमीनो एसिड चेंज हो जाता है और बीटा थैलासीमिया या माइनर थैलासीमिया का केसेस देखने को मिलते हैं। उसमें भी इसी तरीके से ऑक्सीजन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ये दोनों ही पैतृक बीमारियां हैं जिसके कारण आज इनका इलाज अभी किसी भी चिकित्सा प्रणाली में नहीं हो पाया है। लेकिन काफ़ी सारे चिकित्सक आगे आकर के काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे सोशल वर्कर काम कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम लोगों को समझा पा रहे हैं और लोगों को हेल्प भी कर पा रहे हैं। लेकिन सर, ये जो बीमारी है क्या मतलब ऐसा है कि ये शायद
जैसे पति पत्नी में है तो उनके बच्चों में हो रही, तो फिर बच्चे के बच्चे होंगे तो उनमें भी, बिल्कुल। तो ये तो फिर ये बात हो जाएगी, तो ये तो जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे बीमारी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। तो इसकी जागरूकता के लिए क्या किया? जागरूकता के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। अभी आप देखेंगे 2 दिन पहले ही मैंने देखा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, उसको मैंने देखा था कि हमारे प्रदेश में 90 लाख लोगों का स्क्रीनिंग किया सिकल सेल एनीमिया के लिए। तो हम स्क्रीनिंग करके एक पता लगाएंगे कि किनको बीमारी हो रही है, तो उनकी जब शादी होएगी तो उस समय उनको समझाइश दे करके टेस्ट कराएंगे। एक बहुत अच्छा जरिया है स्क्रीनिंग करके हम पता कर सकते हैं, फिर होम्योपैथी ट्रीटमेंट दे करके हम लोग उनको आराम पहुंचा रहे हैं। और मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं पिछले कई सालों से फरवरी का जो लास्ट संडे होता है उससे लेकर के मार्च के फर्स्ट संडे तक हम लोग एक रथ चलाते हैं। रथ में हम इंदौर और आसपास के गांवों में जाते हैं, वहां लोगों के घर तक जाते हैं, एनीमिया के लक्षणों के बारे में बताते हैं, एनीमिया से होने वाली परेशानी के बारे में बताते हैं, और एनीमिया में हमारे घर में जो उपलब्ध खाद्य पदार्थ है उसको खाने से कैसे खून बढ़ सकता है ये भी समझाते हैं, जिसको बहुत सराहा जा रहा है। कई सालों से इसको सराहा जा रहा है। हम इस साल भी करने वाले हैं। 23 फरवरी से हम अभियान चलाएंगे। 23 फरवरी 2025 से हम रथ यात्रा चालू करेंगे, जिसमें हम लोगों के घरों तक जाएंगे और लोगों को समझाएंगे। हमारे साथ मेडिकल स्टूडेंट की टीम जाती है और जिसका समापन हम 2 मार्च 2023 को करने वाले हैं, जिसमें हम वो जो हमारा जांच होता है, जो रिजल्ट होता है, उसको हम प्रस्तुत करते हैं, जिसमें इंदौर सांसद शंकर लालवानी जी भी पिछले कई सालों से हमारे इस अभियान में जुड़े हैं। तो ऐसा और भी लोग अगर करेंगे, आपका ये चैनल देख करके अगर 2-4 लोग भी हमसे जुड़ते हैं तो इसका एक बेनिफिट होगा। तभी हम सोसाइटी में जागरूकता ला सकेंगे, तभी हम बीमारी को आगे अगली पीढ़ी में जाने से रोक सकेंगे। प्लास्टिक एनीमिया भी इसी से रिलेटेड है क्या? मतलब कुछ डिफरेंट है क्या? क्योंकि नाम थोड़ा प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, हमारा जो बोन मैरो होता है उसमें ब्लड का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। ये पैतृक नहीं होता है, ये बाद में होने वाली बीमारी है, इसलिए इसका पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अप्लास्टिक एनीमिया के मरीज मेरे पास पूरे देश से आते हैं, चाहे आप पंजाब बोल दीजिए, चंडीगढ़ बोल दीजिए, बिहार, राजस्थान, झारखंड, कलकत्ता, मुंबई, पुणे, मतलब सारे प्रदेशों के आते हैं, दिल्ली से आते हैं, जो एम्स में, पीजीआई में और सीएमसी वेलूर में एडमिट होकर के बार बार ब्लड चढ़ाते हैं। उनको डॉक्टर लोग बोल देते हैं कि आप ठीक ही नहीं होगे, या फिर आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने के खर्चे बहुत होते हैं, और जब ऐसा सारा परेशानी होने के बावजूद भी लोग ठीक नहीं होते हैं, तब हमारे पास आते हैं। और अप्लास्टिक एनीमिया के लिए होम्योपैथी में हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे पूरी ठीक हो जा रहे हैं मरीज। काफ़ी सारे ऐसे मरीज ठीक हो गए जिनको पहले के डॉक्टरों ने बोला था कि आप जिंदा ही नहीं बचेंगे, वो आज जिंदा हैं। उनकी कोई भी दवाई नहीं चल रही है, न दूसरी चिकित्सा पद्धति की, न होम्योपैथी, पूरी तरह से स्वस्थ हैं, वो आज भी हमारे कांटेक्ट में हैं। तो अप्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन बंद हो जाना। हमारे शरीर में 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अगर तीनों सेल्स कम हो जाती है तो उसको पैनसाइटोपेनिया बोला जाता है। पैनसाइटोपेनिया भी इसी तरह की परेशानी है, आईटीपी भी इसी तरह की परेशानी है, देन एमडीएस भी, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम भी इसी तरह की परेशानी है। ऐसा कई सारा नॉमेनक्लेचर लेकर के अप्लास्टिक एनीमिया के मरीज आते हैं। कई बार पीएनएच उनको बता दिया जाता है, कई बार फैनकोनी एनीमिया भी बता दिया जाता है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। हमारे देश में क्या है कि एनीमिया को लोग लाइटली लेते हैं। जैसे मैं महिलाओं की बात करूं, महिलाओं को मेंसेस में ब्लीडिंग होती है। अगर मेंसेस में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग चलेगी, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया हो जाएगा तो उनको थकान लगने लगेगी, बुखार जैसा लगने लगेगा, दम भरेगा, सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगी, खुद का काम नहीं कर पाएंगी। तो उसके लिए क्या करती हैं, कोई दर्द निवारक गोली खा लेती हैं या कोई बुखार उतारने की दवाई खा लेती हैं। बिना जाँच कराए, बिना डॉक्टर को दिखाए अगर आप कोई इस तरह की दवाई खा ले रही हैं थोड़ी सी कमजोरी या बुखार के लिए, तो वो फिर जटिल हो जाता है, और कई बार वो जटिलता अप्लास्टिक एनीमिया में चेंज हो जाती है। आपने महिलाओं के मेंसेस की बात की, तो उससे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आजकल जो बच्चियां हैं उनको मेंसेस के समय पर बहुत ज्यादा समस्याएं होती थी, जबकि मैं उस दौर में जाऊं पीछे तो महिलाएं मतलब प्रेगनेंसी में भी पूरे 9 महीने काम कर लेती थी, मेंसेस में भी काम कर लिया करती थी।
हाँ, ये बताया जाता कि हम बर्तन नहीं छुएंगे, ये नहीं छुएंगे, लेकिन काम पूरा करती थी वो, है ना? सही है। वो भी वो काम करती थी, गाय इन सब का काम करती थी, पहले तो बड़े काम होते थे। लेकिन आज की जो बच्चियां हैं, जो यंग, उनको मेंसेस में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मैंने देखा है लड़कियां ऑफिस अगर जाती है तो छुट्टी कर लेती हैं, मतलब बेड से नहीं उठती हैं। और इससे ऐसा क्यों? और उनको फिर ये लगता है कि हम दवाई खा लें, जो कि आपने बताया कि वो मेडिसिन ले लेती हैं, वो गलत है। और वो सबसे प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। तो ऐसा क्यों? रितु जी, आपका प्रश्न बहुत ही जायज है और आज के समय में हमारी जो यूथ लड़कियां हैं, बहनें हैं, उनको बिल्कुल समझने की जरूरत है। हाँ। अगर आपको पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो रही है, हाँ। या सिस्ट हो रहा है, या पीसीओएस हो रहा है, या फाइब्राइड हो रहा है, तो ये बहुत आसानी से ठीक होने वाली चीजें हैं। मैं दो बातें आपके चैनल से शेयर करना चाहता हूँ। एक सिट बात है, गर्म पानी में आपको बैठना है, तो हमारा जो पीआईडी है, जो पेल्विक रीजन है, उसका जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके अलावा एक सेतुबंध आसन है, सेतुबंध आसन आप करने लग जाइए, आपको मेंसेस के समय परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। तो ये नेचुरोपैथी का दो समाधान है, एक सिट बात और दूसरा योग में है सेतुबंध आसन। इसके साथ अगर आप होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो आपका पीरियड एकदम रेगुलर हो जाएगा। जो उसका नॉर्मल ब्लीडिंग का पीरियड होता है 2 से 5 दिन उतना ही रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज नहीं रहेगा। जो दर्द होता है, कई बार महिलाओं को 2-4 दिन पहले से ही मूड स्विंग हो जाता है, या बहुत ज़्यादा बैकएक होता है, या पैरों में दर्द होता है, या पेट में दर्द होता है, या सिर दर्द होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, घर में पति से ही लड़ाई कर लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, कई बार बच्चों के किताब फेंक देती हैं, बच्चों के खिलौने फेंक देती हैं। तो ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा कम करने के लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। तो उसके लिए मैं नज़दीकी होम्योपैथी चिकित्सक को दिखाने की सलाह देना चाहूँगा। होम्योपैथी में काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो मेंसेस को अच्छे से रेगुलेट कर सकती हैं, और इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जबकि जब दूसरी दवाई लड़कियां लेती हैं सिस्ट के लिए, या फाइब्राइड के लिए, या इरेगुलर मेंसेस के लिए, तो उनके चेहरे पे देखेंगे तो बाल आ जाता है। इस तरह की समस्या लेके भी काफ़ी सारी लड़कियां आती हैं, या ओबेसिटी हो जाती है। तो जब आपका रेगुलर मेंसेस रहेगा तो आपका हार्मोन जो है बॉडी का, वो बैलेंस स्टेट में रहेगा। आपको न तो मूड स्विंग होगा, न गुस्सा आएगा, न चिड़चिड़ापन आएगा, न दर्द होगा। तो इसके लिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए। ये जो आपने बात कही कि पीओएस एक कोई पीसीओएस, ये सबसे ज्यादा आज की बच्चियों में जी। मतलब जो पीरियड बोलते हैं कि शायद अप डाउन हो जाते हैं, बढ़ के आना, या ऐसा कुछ बच्चियों को बहुत, मतलब इससे सबसे ज्यादा इस समय अगर बच्चियां परेशान है मेंसेस को लेकर तो सबसे ज्यादा। तो ये ऐसा क्यों है? मतलब खान पीन, या नेचर, या उनकी लाइफ स्टाइल, ऐसा क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि पहले तो सर पता ही नहीं चलता था लोगों को। रितु जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका। जो यंग लड़कियां हैं, वो अगर मैं बात करूं तो 15 साल से 25 साल की, जिनको मीनाज से लेकर के स्टार्टिंग होता है, तो ये जो है, एक तो लाइफ स्टाइल, पानी कम पीती हैं, उसके साथ दिन भर बैठी रहती हैं। आजकल पढ़ाई करना है तो भी आपको 6-8 घंटे बैठना है, ऑफिस वर्क करना है तो भी आपको टारगेट कंप्लीट करने के लिए 8-10 घंटे, 12 घंटे बैठना है। तो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड ये परेशानी है, ये कोई जटिल समस्या नहीं है। अगर आप सेतुबंध आसन करते हैं और सिट बाथ लेते हैं और उसके साथ थोड़ी होम्योपैथिक दवाई लेते हैं, तो पीसीओएस की समस्या पूरी तरह से खत्म हो सकती है। सर खैर ये एक टॉपिक था नहीं, लेकिन आ गया क्योंकि जागरूकता के लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी था, क्योंकि बच्चियां बहुत परेशान हैं इन सब चीजों से। तो इसके लिए होम्योपैथी का ट्रीटमेंट जायज है? मतलब बच्चियों को अगर जो पीएचडी की जो भी समस्या है, होम्योपैथिक लेंगी तो वो ठीक रहेंगे? बिल्कुल। उनको पीसीओएस की परेशानी भी खत्म हो जाएगी, ओबेसिटी में भी उनको रिलीफ मिल जाएगा, जो बाल चेहरे पे आ रहे होंगे वो भी नहीं आएंगे, और मूड काफी बेहतर हो जाएगा, जिससे घर परिवार वाले उनके सुखी हो जाएंगे। मूड का तो खैर मैं क्या ही कहूँ, आज की जनरेशन का मूड स्विंग होते ही रहते हैं। बाकी सर आप की जो बात अगर मैं करूँ, कार्य क्षमता तो खैर बहुत बड़ी है, मैं बात कर पाऊँ वो बहुत मुश्किल है, कि आप कैंसर को लेकर भी लगातार लंबे समय से जागरूक अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जो कैंसर है वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या, हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए क्या ही कहूँ, लेकिन एक कंट्री ने इसका इलाज भी निकाला है। लेकिन एक और इसमें बड़ी समस्या है कि अभी भी कैंसर को जागरूकता के लिए देखा जाए तो लोग जागरूक कम है। आप लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है, क्या आप मुझे बता पाएंगे? रितु जी, कैंसर को लेकर के आज भी हमारे सोसाइटी में ऐसा है कि किसी को कैंसर हो जाता है तो लोगों को बताता नहीं है। अगर मैं कैंसर के शुरुआती लक्षणों की बात करूं, तो अगर जैसे रेक्टम कैंसर है,
तो रेक्टम कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या है, उसको लैट्रिन में ब्लड आने लगता है। तो जैसे ही लैट्रिन में ब्लड आएगा तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के बताना चाहिए। वो क्या करते हैं, देसी इलाज करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि ये पाइल्स है और पाइल्स का वो इलाज करने लग जाते हैं, जबकि वो बाद में पता चलता है कि वो तो रेक्टम कैंसर था। तो जब शुरुआती लक्षण आपको नॉर्मल रहते हुए कोई ऐसा बदलाव आया जो अननेचुरल लग रहा है, आप रोज लैट्रिन जाते हैं लेकिन लैट्रिन में अचानक से ब्लड दिखा, तो आपको डॉक्टर को जाकर के दिखाना चाहिए। तो अगर आप सही टाइम पर जाएंगे तो बीमारी कम रहेगी, उसका इलाज भी कम हो समय तक होगा और आपको राहत भी मिल जाएगी। ऐसे ही मैं महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं तो ब्रेस्ट में आप आसानी से खुद चेक कर सकती हैं। बहुत इजी तरीका है, कांच के सामने जाइए और ऐसा ब्रेस्ट को डेली फील करिए। जो महिलाएं 35 से 65 साल के बीच में हैं उनको मैं बोलूँगा सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कीजिए। कांच के सामने जाइए, ब्रेस्ट का कलर देखिए, निप्पल का कलर देखिए और उसको हाथ से टच करके देखिए किसी भी प्रकार का कोई उसमें गठान तो नहीं दिख रहा है, कोई कलर चेंज तो नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा होता है तो तुरंत आप घर के परिवार के सदस्यों को दिखाइए, डॉक्टर्स को जाकर के दिखाइए या मेमोसोनोग्राफी कराइए। बहुत आसान है मेमोसोनोग्राफी। ऐसे ही मैं उन महिलाओं की बात करना चाहूंगा जिनके पीरियड बंद हो जाते हैं। अगर आपका पीरियड बंद होकर के 2-4 साल हो गया और अचानक से आपको फिर से ब्लीडिंग दिख गई तो इसको आप ऐसा साधारण मत लीजिए, तुरंत आप डॉक्टर को दिखाइए। कई बार क्या है कि वो ब्लीडिंग का घरेलू इलाज करने लग जाती हैं, फिर वो परेशानी बढ़ जाती है। बाद में पता चलता है कि उनको ओवरी का या यूट्रस का या एंडोमेट्रियम का या सर्विक्स का कैंसर निकल आया। तो अगर आपको अननेचुरल कुछ भी दिखता है आप डॉक्टर को जाकर के बताते हैं, तुरंत आपका इलाज हो जाएगा। ऐसे ही सरकार सिगरेट के और तंबाकू के गुटखे के पैकेट पे लिखती है कि सिगरेट पीने से, गुटखा खाने से आपको कैंसर हो जाएगा। मुंह में छाले हो जाते हैं, उन छालों को लोग साधारण छाला समझ करके मेडिकल स्टोर से दवाई खाते रहते हैं। वो छाला धीरे धीरे बड़ा कैंसर का रूप ले लेता है। बाद में उनका आधा मुंह काटना पड़ जाता है। रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी के कारण मुंह टेढ़ा हो जाता है, काला हो जाता है, बहुत ही मतलब बुरा दिखने लगता है। तो जब आपको शुरुआती लक्षण दिखे जो पहले कभी नहीं होता था, उसको आपको गंभीरता से लेना है। जैसे आप वही काम रेगुलर कर रहे हैं, वो काम करते करते आपको अचानक से कमजोरी आने लगी, आपका दम भरने लगा, आपका वजन अचानक से कम हो गया, 2 महीने में 10 किलो वजन कम हो गया या भूख लगना बंद हो गया। तो ये सारे लक्षण जो हैं ये प्रारंभिक लक्षण गंभीर बीमारी के हो सकते हैं, कैंसर के भी हो सकते हैं। तो आपको तुरंत डॉक्टर को जाकर के दिखाना है। गूगल से इलाज नहीं करना है, दोस्तों से दवाई नहीं पूछनी है और मेडिकल स्टोर से दवाई नहीं खानी है। प्रारंभिक जो जांच है, प्रारंभिक चिकित्सा से आप बच सकते हैं तो आप जटिलता से बच सकेंगे, ज्यादा पैसे खर्च होने से बच सकेंगे और बीमारी के नहीं ठीक होने से भी बच सकेंगे। सर, इतनी बीमारियों की हमने बात की, इस पर होम्योपैथी के पेशेंट भी आपके पास आते ही होंगे, मतलब कि इन सब चीजों को लेके। तो लोग इन सारी बीमारियों पे एलोपैथी पे अभी भी ज्यादा भरोसा करते हैं या होम्योपैथी के ऊपर उनका अभी भी ज्यादा भरोसा है? नहीं, होम्योपैथी के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। होम्योपैथी इलाज के लिए एकदम लास्ट में आते हैं, जब वो ऑपरेशन करा लेते हैं, कीमोथेरापी करा लेते हैं, रेडियोथेरापी करा लेते हैं। उसके बाद उनका डॉक्टर जो ऑपरेशन वाला है या कीमोथेरापी वाला है वो मना कर देता है कि अब आपका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। उसके बाद ही लोग होम्योपैथी इलाज के। मैं एक केस के बारे में बताता हूँ। जबलपुर के एक महाशय हैं जिनका उम्र 82 साल था, उनको प्रोस्टेट का कैंसर हो गया। प्रोस्टेट के कैंसर में उन्होंने प्रारंभिक इलाज वहीं पे कराया और उसके बाद उनको पेशाब की नली में कैथेटर डाल दिया गया और डॉक्टर द्वारा समझा दिया गया कि बिना कैथेटर के अब आपकी पेशाब नहीं निकलेगी। तब वो रोते हुए हमारे पास आए, उनके परिवार के सदस्य लेकर के आए कि ये कैथेटर निकलवा दीजिए डॉक्टर साहब। अब देखिए कितनी बड़ी समस्या है। पहले के डॉक्टरों ने उनको कैथेटर डाल दिया और ये समझा दिया कि अब आप कैथेटर से ही पेशाब कर पाएंगे, और हमने होम्योपैथिक दवाई उनको कुछ दिन खिलाया और उनको कुछ नेचुरोपैथी के सलाह दिया, जिसके कारण उनका कैथेटर आज निकल गया, पूरी तरह से स्वस्थ है, बिना कैथेटर के पेशाब कर रहे हैं। इस उम्र में वो काफी खुश है। तो होम्योपैथी इलाज के लिए लोग बहुत देर कर देते हैं आने में। उनको अगर जागरूकता आएगी और वो जल्दी आएंगे तो हो सकता है बीमारी बढ़ने से पहले ही वो ठीक हो जाए, हो सकता है उनको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़े। उसके लिए ही तो आपका रोल बहुत अहम है। आपको लोगों को समझाना पड़ेगा कि ऑपरेशन कहीं भागा नहीं जा रहा है, ऑपरेशन आप बाद में भी करा सकते हैं, पहले आप होम्योपैथिक दवाई खा करके देखिए। ऐसे ही एक बहुत कॉमन सी बीमारी है स्टोन।
लोग 2-2 बार 3-3 बार स्टोन का ऑपरेशन करा लेते हैं, तब होम्योपैथी दवाई खाने आते हैं। अरे भाई स्टोन हुआ तो आप होम्योपैथिक दवाई खा करके देखो, अगर होम्योपैथी दवाई से स्टोन निकल जा रहा है तो आपको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आजकल मेडिक्लेम है, आयुष्मान है, सबसे पहले वो अस्पताल में जाके भर्ती हो जाएंगे, ऑपरेशन करा लेंगे खुशी खुशी। पहली बार बहुत खुशी खुशी ऑपरेशन कराते हैं, फिर दोबारा होता है तो फिर दोबारा थोड़ा कम दुखी होते हैं, फिर तीसरी बार हो जाता है, फिर जब डॉक्टर बोलता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तब वो गुस्से में आ जाते हैं, तब वो होम्योपैथिक इलाज के लिए आते हैं। तो इसमें क्या है कि लोगों की जागरूकता की कमी है। मेरा मानना यह है कि ऑपरेशन जो है वो बुखार उतारने की दवाई जैसा सरल नहीं है। ऑपरेशन कराने से पहले आप सारा प्रयास करके देख लीजिए, अगर आपको उन प्रयासों से ऑपरेशन से बच सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सर कहते हैं बाजार में जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही भरोसेमंद होता है, जो जितना विख्यात है वो उतना विश्वास पात्र है। एलोपैथी की बात करूं, यदि मैं, एक शहर है, उस शहर में मैं कहूंगी एक शहर है, छोटा सा कस्बा है, यदि उसमें 10 एलोपैथी के हॉस्पिटल है तो 2 बहुत मुश्किल से होम्योपैथी के क्लिनिक होंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को अविश्वास का एक मंजर यही देखने को मिल जाता है कि भाई डॉक्टर ही नहीं है, मतलब कम है डॉक्टर लेकिन बहुत कम है। और जिस तरीके से ब्रांडिंग की मैं बात करूं, ये सोशल मीडिया का युग है, 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं, लोग जो देखते हैं उसी पे विश्वास करेंगे सर। तो जब वो बाजार में जाते हैं सर तो लाइन से ब्रांडिंग होती है, बड़े बड़े अस्पतालों की, बड़े बड़े डॉक्टरों के ऐसे फोटो लगे होते हैं। तो भाई ये चीज हमको होम्योपैथी में भी करनी चाहिए ना, कि व्यक्ति को बताएंगे कैसे आप, भाई जो ब्रांडिंग एलोपैथी कर रहे हैं वो ब्रांडिंग होम्योपैथी को भी करनी पड़ेगी। एक्चुअली रितु जी, आपने जब शुरुआत किया था ना तो शुरुआत में आपने केवल मीठी मीठी गोलियां बोला, आपने छोटी छोटी गोलियां बोलना चाहिए था। तो ये होम्योपैथी जो है मीठी मीठी गोलियों के साथ साथ छोटी छोटी गोलियां भी है, इसलिए हमारे छोटे छोटे अस्पताल भी अभी बने नहीं है, केवल क्लिनिक तक ही संभव हो पाया है। मैं बोला ना, जो प्रयास आज हो रहा है उसका हमको परिणाम देखने में हो सकता है 10-12 साल 15 साल सरकारी हॉस्पिटल है, एक सरकारी, पर है तो छोटे छोटे ना, नहीं छोटे छोटे नहीं, मैं ये बोल रही हूँ सरकारी अस्पताल जो हैं कई सारे हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन वैसे सरकारी अस्पताल होम्योपैथी की भी होनी चाहिए ना। आएगा आगे आने वाले समय में। भोपाल में यदि मैं बात करूँ तो खुशीलाल है जी, तो वहाँ पे पास में होम्योपैथी का भी अस्पताल है उसी कैंपस में है। तो ऐसे और जगह कम देखने को मिलते हैं। तो अब जो बदलाव हो रहा है उसका परिणाम करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जिम्मा आपने उठाया। बिल्कुल करेंगे, और आप सर जो है जिस तरीके से आपका प्रचार प्रसार, और आप एक प्रसिद्ध डॉक्टर है, तो मुझे लगता है अब आपका जो कर्तव्य है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल करेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। और 2 मार्च को हमने इसीलिए प्रोग्राम रखा है कि होम्योपैथी में क्या क्या इनोवेशन हो रहा है, एआई का प्रयोग कैसे कर सकते हैं उसमें, और आगे आने वाली पीढ़ी को होम्योपैथी डॉक्टरों को कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमने 2 मार्च को इंदौर में प्रोग्राम रखा है। उसमें ये सारी बातें अवश्य की जाएगी। सर आपकी एक और विधा है जिसके बारे में मैं बता नहीं पाई हूँ, कि आप शिक्षक भी हैं। तो एक शिक्षक का जो रिश्ता होता है अपने शिष्यों से, मतलब आने वाले डॉक्टर से, आने वाले डॉक्टर ही है, किस तरीके का रिश्ता है? और जो युवा अब आ रहे हैं, जो शिष्य आ रहे हैं, वो क्या जिस तरीके शिष्य आप थे आज से 30 साल पहले, 40, जितने भी आपके साल हो, सॉरी आप बताइएगा अभी, तो क्या वही बच्चे आ रहे हैं या उससे एडवांस जो आ रहे हैं, क्योंकि एआई का जमाना आ गया? बहुत ही अच्छी बात है रितु जी। हम लोगों के ज़माने में तो केवल हम लोग किताबों पे निर्भर थे। आज गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारे उनके पास एआई है और इंटरनेट है, माध्यम बहुत बढ़ गए हैं। आज का जो स्टूडेंट है वो हमसे काफ़ी बेहतर है, ऐसा मैं मानता हूँ। आज अगर आप इन्वेस्टिगेशन को समझेंगे, पहले के लोग ये सोचते थे कि होम्योपैथिक जो डॉक्टर है वो इन्वेस्टिगेशन समझता नहीं है, केवल उसको लक्षण बता दो उसी से ट्रीटमेंट करेगा। लेकिन अब जो अगली पीढ़ी हमारी आएगी वो एमआरआई भी समझेगी, सीटी स्कैन भी समझेगी, सोनोग्राफी भी समझेगी, एक्सरे रिपोर्ट भी देखेगी और ब्लड इन्वेस्टिगेशन को भी समझेगी। तो उससे जो होम्योपैथिक दवाइयों के साथ ये था कि बहुत समय लगता था, अब वो समय नहीं लगेगा, न तो ज़्यादा समय लगेगा न ज़्यादा परहेज करना पड़ेगा। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी आपको एआई के साथ, आपको इन्वेस्टिगेशन के साथ, मॉडर्न
टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए होम्योपैथी ट्रीटमेंट देगी, जिससे आप जल्दी स्वस्थ हो सकेंगे। बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी मुझे डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब के जिस तरीके से कार्य उन्होंने बताया, जो उनका अनुभव है, लोगों को जागरूक करने की जो एक आत्मविश्वास उनमें है, लोगों में होम्योपैथी के प्रति जागरूकता बढ़ाने का जो आत्मविश्वास है उनमें, जो कैंसर को लेके आत्मविश्वास है, मतलब हर जगह सर की रैली भी निकलती ताकि वो लोगों को जागरूक कर सके। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो मीठी गोलियों का जो सफर है ना, जो छोटी गोलियों का सफर है ना, वो लंबी और कड़वी गोलियों से बहुत बेहतर है। मीठा जो होता है ना, कहते हैं कुछ अच्छा करने जाओ तो मीठा खाओ, कुछ बुरा करते हैं तब भी घर वाले बोलते हैं छोड़ो चिल करो मीठा खाओ। तो जो मीठी गोलियों का जो असर है ना, वो ज्यादा होता है, अच्छा होता है और हमेशा के लिए होता है। तो मीठी गोलियां मतलब होम्योपैथी पे भरोसा करें, आगे आए, जिन लोगों ने भरोसा किया है अपने अनुभवों को साझा करें ताकि आने वाले लोग उस पर भरोसा कर सके। मैं ऐसी और अच्छी कहानियों के साथ, ऐसे अनुभवी डॉक्टर्स के साथ आपसे मिलती रहूंगी। और अगर यदि इस इंटरव्यू के बाद आपके मन में, आपके जहन में किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न उठ रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगी कि उन सवालों के जवाब के साथ आपके पास फिर से लौटेंगे। मुझे यानी रितु साहू को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।